नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में ये चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम तटीय मैदान और द्वीप समूहों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल। तटीय मैदान व द्वीप समूह है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ संकरे मैदानी भाग पाए जाते हैं, यानी ये वाला पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और इसके और तट के मध्य में ये जो भाग है, पूरे के पूरे तट के ऊपर ये जो भाग हैं, ये तटीय मैदान कहे जाते हैं। इधर आप जाएंगे तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक इसको हम तटीय मैदान कहते हैं। अरब सागर की ओर स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान तथा बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित मैदानी भाग को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। इन मैदानों और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह का हम एक साथ अध्ययन करते हैं। इन सभी को सम्मिलित करते हुए भारत की संपूर्ण जो तटरेखा है, उसकी लंबाई 7,517 किलोमीटर बताई जाती है। कुछ किताबों में ये 7,516.5 है, तो करीब करीब ये 7,517 किलोमीटर है। यानी कि ये जो तटीय लंबाई है, इसको इसमें शामिल किया है। साथ ही जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप हैं, इनके तटों को भी इस लंबाई में शामिल किया हुआ है। सिर्फ यदि मुख्य भूमि की तट की लंबाई की हम बात करें तो वो करीब 6,100 किलोमीटर है। माना जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के कुछ भागों का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर अवतलन या धसाव हो गया, जिससे घाटों के किनारे कगार की भांति खड़े हो गए। यानी ऐसा बताया जाता है कि जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, इसके जो पश्चिम वाले भाग है, इसके जो पूर्व वाले भाग हैं, इनका अवतलन हो गया, ये नीचे धस गए, और जिसके कारण ये घाट वाला एरिया है वो तो खड़ा रह गया, और नीचे का भाग है वहां पे नदियों द्वारा जमाव कर दिए गए, और इस प्रकार से कालांतर में मैदानों का निर्माण यहाँ हुआ होगा। कालांतर में इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियों द्वारा निक्षेप के जमाव और सागर की लहरों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप इन जलोढ़ मैदानों की रचना हुई है, ऐसा बताया जाता है। इन मैदानों को हम दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक पश्चिमी तटीय मैदान, यानी पश्चिम वाला जो भाग है, वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। यहां से ये इस मानचित्र में आप देखेंगे तो इस प्रकार से डार्क कर रखा है, ये वाला जो भाग है यहां तक का, इसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला जो भाग है कन्याकुमारी से लेकर और गंगा के डेल्टा तक, ये इसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ये ब्रॉड डिवीजन है, इसको फिर सब डिविजन्स में भी विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी घाट के मैदान पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। इस मैदान की लंबाई 1400 किलोमीटर और चौड़ाई औसत रूप से 10 से 80 किलोमीटर के मध्य है। मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है यदि एवरेज लिया जाए तो, लेकिन कई स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर मानी गई है। इस तटीय मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर है, जो कहीं कहीं 300 मीटर तक पाई जाती है। रेत के पुलिन, तटीय बालू का स्तूप, दलदली मैदान, लैगून, नदियों के जलोढ़ क्षेत्र, ज्वार नदमुख तथा अवशिष्ट पहाड़ियां इस मैदान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृतिक विशेषताएं हैं। यानी ये यहाँ की मुख्य भू आकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इस मैदान में अनेक छोटी व तीव्रगामी नदियां प्रवाहित होती हैं, जो जल परिवहन, सिंचाई या जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं, ज्यादा उपयोग में नहीं आ पाती हैं। अपनी तीव्रता के कारण वे इस मैदान में
निक्षेपों का भी ज्यादा जमाव नहीं कर पाती। फलस्वरूप इस मैदान का विस्तार नहीं हो पाता। ये संकराई है और संकराई है काफी दिनों से। इस मैदान के साथ साथ सह्याद्री या पश्चिमी घाट का विस्तार है, जो इन मैदानों की ओर तीखा ढाल बनाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां दीवार की तरह खड़ी दिखाई पड़ती हैं। ये पहाड़ियां भूगर्भिक हलचलों के कारण ऊपर उठ गई, जबकि इन पहाड़ियों के पश्चिम का भूभाग नीचे धंस गया। इस नीचे धसे भाग पर समुद्री लहरों ने काट छांट और अपर्दन क्रिया द्वारा तटीय मैदानों का निर्माण किया। भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर क्रिटेशियस युग में लावा का विस्तृत प्रवाह हुआ, जिससे लावा की अनेक परतें बिछ गई। इन लावा परतों के कारण पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ गई। पश्चिमी घाट की ये दीवार कुछ स्थानों पर भंजित हो गई, यानी टूट गई, जिस कारण पश्चिमी घाट मैदान प्रायद्वीपीय पठारी भाग से जुड़ गए हैं। कल हमने जब बात की थी तो कुछ गैप्स की बात की थी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तो वो ही ये क्षेत्र हैं जहां से ये भंजित हुआ है। तटीय मैदानों के बाद समुद्र की ओर विस्तृत उस भाग को जो प्राय समुद्र में डूबा रहता है, महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। काठियावाड़, गुजरात और कोंकण तट के किनारे महाद्वीपीय मगन तट चौड़े पाए जाते हैं, जबकि गोवा से केरल तक इनकी चौड़ाई कम हो गई है। मगन तटों का ढाल धीमा होता है, लेकिन समुद्र की ओर बढ़ने पर यह तीव्र हो जाता है। इस मैदान के कुछ उप विभाग हैं, यानी सब डिविजन्स हैं। इसको मोटे तौर पर 5 भागों में विभाजित किया है। एक कच्छ का प्रायद्वीपीय मैदान, दूसरा गुजरात मैदान, तीसरा कोंकण मैदान, चौथा कर्नाटक तटीय मैदान और पांचवा मालाबार तटीय मैदान। कच्छ का प्रायद्वीपीय जो मैदान है उसका विस्तार आप देखेंगे। कच्छ एक द्वीप के रूप में है। इसके और मुख्य भूमि के मध्य एक उथली खाड़ी है जो वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती है। शुष्क मौसम में इस खाड़ी के सूख जाने पर कच्छ का द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ जाता है। कच्छ का मैदान एक शुष्क और अर्ध शुष्क नमकीन रेतीला मैदान है जो कभी समुद्र के नीचे रहा था। इसके धरातल पर कहीं कहीं बालू व चट्टानों के उभरे द्वीप दिखाई पड़ते हैं। इस दलदली नमकीन मैदान को कच्छ का रण कहा जाता है। कच्छ के रण को कच्छ की खाड़ी काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। कच्छ के रण की निम्न स्थलीय दलदली मृदाओं में नमक की उच्च मात्रा पाए जाने के कारण यह पूरा क्षेत्र लगभग बंजर और अनुपजाऊ है। नमक की सफेद रीढ़दार आकृतियां ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे हड्डी से बनी कुछ संरचनाएं हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य में गिरनार की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये कच्छ का प्रायद्वीपीय मैदान है। यदि आप मानचित्र में देखें तो ये काठियावाड़ वाला जो तट है, ये वाला जो भाग है, इसकी ये बात कर रहे हैं। आप आगे जाएंगे, ये वाला जो भाग है इसे इन्होंने गुजरात मैदान कहा है। फिर ये जो है उसे कोंकण तट कहा है। फिर इसके बाद गोवा से मैंगलोर तक का जो भाग है उसे इन्होंने कैनरा तट कहा है या कर्नाटक तट भी कहते हैं, कर्नाटक मैदान भी कहते हैं। और उसके बाद जो केरल वाला हिस्सा है उसे मालाबार तट या मालाबार मैदान कहा गया है। तो ये पश्चिमी तट के उप विभाजन है। फिर गुजरात का मैदान, यह मैदान कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व में विस्तृत है। इसके अंतर्गत आंतरिक गुजरात और खंबात की खाड़ी के तटीय भाग सम्मिलित हैं। इस मैदान का ढाल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर है, क्योंकि हम जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो यहीं से समुद्र में गिरती हैं, तो पश्चिम की तरफ बहती हैं। इसका मतलब इसका ढाल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस मैदान में साबरमती, माही, नर्मदा व ताप्ती नदियां प्रवाहित होती हुई मुहाना बनाती हैं। वैसे यह मैदान समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है। साबरमती के मुहाने पर तो यह केवल 12 मीटर ऊंचा है। फलतः तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भर जाने के कारण नमकीन दलदलों की उत्पत्ति हो जाती है और इस मैदान के भीतरी भाग उपजाऊ कांप से निर्मित होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त हैं। कोंकण का मैदान, फिर है कोंकण का मैदान, दमन से लेकर गोवा तक जो फैला हुआ है, मुख्य रूप से दमन से गोवा तक फैले समुद्र तटीय मैदान को कोंकण का मैदान कहा जाता है। संपूर्ण महाराष्ट्र इसके अंतर्गत आता है।
इस मैदान की लंबाई करीब 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। इस मैदान के किनारे अत्यधिक कटे फटे हैं। मुंबई के निकट इस मैदान की चौड़ाई सर्वाधिक है। मुंबई द्वीप के चारों ओर फैली थाने की संकीर्ण खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण वर्ताकार खुली हुई खाड़ी है। इस मैदान की मिट्टी में लावा का अंश होने के कारण यह अत्यधिक उपजाऊ है। इस वजह से यहाँ साल और सागवान के घने वन पाए जाते हैं। इस तट पर रेत के टीलों के अवरोध के कारण नदियों का जल एकत्रित हो जाता है, जिससे छोटी छोटे झीलें बन गई हैं। इन झीलों के किनारे नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये कोंकण का मैदान है, दमन से गोवा तक का भाग। फिर आता है गोवा से मैंगलोर तक का जो हिस्सा है उसे कनारा तटीय मैदान या कर्नाटक तटीय मैदान कहा जाता है। गोवा से लेकर मैंगलोर तक 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई 8 से 25 किलोमीटर तक है। पश्चिमी तटीय मैदानों का यह सबसे संकरा भाग है। संपूर्ण कर्नाटक का तट इसके अंतर्गत आता है। प्राचीन रूपांतरित शैलों से निर्मित यह तट काफी कटा फटा है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से उतरने वाली नदियों ने यहाँ उर्वर कांप मिट्टी का निक्षेप किया है। सागरीय लहरों ने भी यहाँ काफी काट छांट की है। तट पर रेत के टीले या बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। गोवा में स्थित मांडवी जुआरी की संकीर्ण खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण खुली खाड़ी के रूप में है। वर्षा अधिक होने तथा सामान्य तापमान अनुकूल होने के कारण यहाँ सुपारी, गरम मसाले, चावल, आम, केला व नारियल की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ये कर्नाटक का मैदान या कनारा का मैदान है। मालाबार तटीय मैदान, मालाबार यानी मैंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो मैदान है या मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो मैदान है उसे हम मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। यानी एक तरह से केरल वाला जो भाग है। इसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण केरल का तटीय भाग सम्मिलित है। इस तट की चौड़ाई 20 से 100 किलोमीटर तक है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार बेपोर, पोनई, पेरियार एवं पंबा, अचनकोविल नदियों की घाटियों में दिखाई पड़ता है। यहाँ लंबे व संकरे अनूप या लैगून झीलें पाई जाती हैं। इन्हें कयाल या पश्च जल भी कहते हैं। इन्हें कयाल या पश्च जल या बैकवाटर्स भी कहते हैं। हमें ये ध्यान है, बैकवाटर का मतलब है कि जब कोई तट ज्यादा कट फट जाता है तो उस समुद्र का जो पानी है वो उसके आंतरिक भागों तक आ जाता है, इसलिए उसे पश्च जल कहा गया है। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं पश्च जल के रूप में, कयाल के रूप में, जैसे वेम्बानाद और अस्तमुडी। मालाबार तट की प्रमुख लेगून झीलें। कोचीन का बंदरगाह भी ऐसी ही झील के मुंह को गहरा करके बनाया गया है। इन झीलों को नहरों द्वारा जोड़ दिए जाने से यहाँ नौकारोहण की अच्छी सुविधा हो गई है। बालूका स्तूपों की उपस्थिति इस तट की मुख्य विशेषता है, जिन्हें यहाँ टेरिस के नाम से जाना जाता है। इन तटीय मैदानों पर भी नारियल, चावल, सुपारी, केला व गरम मसाले खूब उगाए जाते हैं। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है जिसके 5 भाग हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान, सबसे पहले काठियावाड़ वाला भाग, फिर आपका गुजरात, कोंकण, कनारा और मालाबार। तो इसको मालाबार तट भी कहा जाता है, दक्षिण वाले को। फिर हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। यह तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इस भाग में कई नदियों के डेल्टा प्रदेश भी अवस्थित हैं। ये चौड़ा क्यों है? क्योंकि बहुत सी बड़ी नदियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व है, तो मुख्य जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ जाती हैं, और इसीलिए इन नदियों ने वहां जमाव करके और डेल्टा का निर्माण कर दिया और बड़े मैदानों का निर्माण कर दिया, इसलिए विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर इस मैदान को 2 रूपों में बांटा जाता है। पहला नदियों का डेल्टाई भाग और दूसरा भीतरी भाग। प्रायद्वीप की बड़ी नदियां जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी, इन्होंने अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को जमा कर डेल्टाओं का निर्माण किया है।
इन डेल्टा क्षेत्रों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी से हुआ है। इन डेल्टा क्षेत्रों के आसपास बहुत सारे बालू के टीले और ढेर बन गए हैं। वैसे इन टीलों के निर्माण में समुद्री लहरों का भी हाथ होता है। कहीं कहीं इन टीलों का निर्माण इस रूप में हुआ है कि स्थलीय किनारों और इन टीलों के बीच समुद्री जल घिरकर झीलों के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये झीलें छिछली होती हैं, यानी कम गहरी होती हैं। उड़ीसा के तट पर चिल्का, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित पुलिकेट ऐसी ही झीलें हैं। ये देखिए, चिल्का झील और पुलिकेट झील, तो ये तटीय भागों में पाई जाने वाली झीलें हैं। दूसरा, नदियों के जो ऊपरी भाग है, जो कांप मिट्टी के अवशिष्ट मैदान हैं, ये मैदान ऊंचे भूभागों के अपरदन से बने हैं। इन मैदानों में कांप मिट्टी की परत काफी हल्की होती है और कहीं कहीं इस परत के हट जाने के कारण इनके नीचे चट्टान भी दिखाई पड़ती है। पूर्वी तटीय मैदान के किनारे भी महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं, जो गंगा डेल्टा क्षेत्र में सर्वाधिक चौड़ाई में पाए जाते हैं। शेष तटीय भाग में मगन तटों की चौड़ाई पश्चिमी तटों की तुलना में कम पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तर से दक्षिण तक 3 विभाग हैं, यानी 3 सब डिवीजन हैं। पहला उत्कल का मैदान, उड़ीसा वाला। दूसरा आंध्र का मैदान, आंध्र प्रदेश। और तीसरा तमिलनाडु का मैदान, यानी तमिलनाडु राज्य वाला। उत्कल का मैदान, यह उत्तरी सरकार तट का उत्तरी भाग है। जो तटीय भाग है, जिसे उत्तरी सरकार तट कहा गया है, उसका उत्तरी भाग है उत्कल का मैदान, जो उड़ीसा के तटीय भागों में 400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। महानदी के डेल्टाई भाग में मैदान काफी चौड़ा है। तट पर बालू का विस्तार पाया जाता है तथा तट रेखा बिल्कुल सीधी और सपाट है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील अवस्थित है, जो 75 किलोमीटर की लंबाई और 8 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील के उत्तर और पूर्व की ओर रेत के जमाव हैं। बड़ी झील यानी बेसिकली लेगून, खारे पानी की, जबकि दक्षिण की ओर चट्टानें मिलती हैं जो इसे समुद्र से अलग करती हैं। झील के दक्षिण की ओर पूर्वी घाट की पहाड़ियां तट के काफी समीप रहती हुई विशाखापट्टनम तक चली गई हैं। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, उसके सामने डॉल्फिन नामक चट्टानें समुद्र में स्थित हैं, जिसकी आड़ में जलपोत सुरक्षित रूप से बंदरगाह में ठहरते हैं। तो एक तरह का प्रोटेक्शन दिया है डॉल्फिन, जो वहां का एक तरह का चट्टानी भाग है। पूर्वी घाट से निकलकर अनेक छोटी छोटी नदियां समुद्र में गिरती हैं, जिनके मुहानों पर कई बंदरगाह विकसित हुए हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी का जमाव होने के कारण सघन कृषि की जाती है। इसके दक्षिण वाला भाग है, उसे आंध्र का मैदान कहते हैं। यह मैदान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में फैला हुआ है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा इसी भाग में पाए जाते हैं। ये डेल्टाई प्रदेश एक दूसरे के काफी निकट हैं और 160 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए। इन दोनों डेल्टा क्षेत्रों के बीच में कोलेरू नाम की झील अवस्थित है, जिसमें कई छोटी नदियां गिरती हैं। इस क्षेत्र में यह तटीय मैदान काफी चौड़ा है और कृष्णा नदी के सहारे ये 100 किलोमीटर भीतर तक चला गया है। काकीनाडा और मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाह इसी भाग में स्थित हैं। तीसरा, तटीय मैदान, तमिलनाडु का मैदान। यह पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिण भाग है, जिसे कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। कोरोमंडल, यह मैदान पुलिकट झील से लेकर कुमारी अंतरीप तक 675 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह भाग तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय प्रदेशों में फैला हुआ है। इस मैदान की चौड़ाई करीब 100 किलोमीटर है। वैसे कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में यह 130 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। पुलिकट एक वलयाकार लेगून झील है, जिसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में, जबकि शेष तमिलनाडु में। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इसे समुद्र से अलग कर झील का रूप देता है। ये महत्वपूर्ण है कि बहुत बार ये पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा एक तरह से एक द्वीप है जो पुलिकेट झील वाला जो क्षेत्र है वहाँ स्थित है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि श्रीहरिकोटा पर हमारा जो स्पेस लॉन्चिंग पैड है, जिसे हम श्री सतीश धवन लॉन्चिंग पैड के नाम से जानते हैं, वो भी स्थित है। जितने भी सैटेलाइट्स हैं हम वहां से छोड़ते हैं। प्राचीन चट्टानों से निर्मित यह द्वीप तटीय श्रेणी के रूप में है। कुमारी अंतरीप और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में कई छोटे छोटे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। इस तटीय मैदान में चावल,
और नारियल की खूब पैदावार होती है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान हैं जिनको 3 भागों में बांटा है, उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। अब देखिए कुछ बात हम करते हैं तटीय मैदानों की क्या उपयोगिता है। तटीय मैदान सघन जनसंख्या को आश्रय देते हैं, विदेशी व्यापार के लिए तट ही मार्ग प्रदान करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बने हुए जो बंदरगाह हैं उनके द्वारा ही व्यापार किया जाता है। उसी के आधार पर बड़े उद्योग तटवर्ती नगरों में स्थापित किए गए हैं। तटीय मैदान पर्याप्त उपजाऊ हैं और यहाँ चावल, नारियल, केले और गर्म मसालों की कृषि की जाती है। कच्चे तेल की दृष्टि से तटीय मैदान अत्यंत संपन्न है। मुंबई के अपतटीय क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी बेसिन में कच्चे तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं, गैस के भी, और केरल तट की रेत में मोनोजाइट के प्रचुर निक्षेप मिलते हैं। मत्स्य उत्पादन के लिए भी ये तट सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो तटीय मैदानों का अपना बड़ा महत्व है। इनको यदि पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदानों का हम यदि कंपैरिजन करें तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे हम एक दूसरे की विभिन्नताएं या इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, जबकि यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान में ज्वार नदमुख है, एस्चुरी है। पूर्वी तटीय मैदान का अधिकांश भाग निक्षेप से बना है, इसका अधिकांश भाग अपर्दित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्पन्न तीव्र लहरों द्वारा तट का अपर्दन हुआ है। यह पूर्वी तटीय मैदान शीतकालीन और ग्रीष्मकाल दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व वाला जो तट है वहां ग्रीष्मकालीन वर्षा भी होती है और शीतकालीन भी, यानी आते हुए मानसून से भी और लौटते हुए मानसून से भी। यह केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी तटीय मैदान में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल का उत्पादन अधिक होता है और पश्चिमी तटीय मैदान में खुरदरी मिट्टी के कारण रबड़, नारियल इत्यादि पैदा होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान कम कटाफटा है जिसके कारण इसे प्रशांत तट कहते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान अधिक कटाफटा है जिसके कारण इसे अटलांटिक तट की उपाधि दी गई है। पूर्वी तटीय मैदान पतन अवसादीकरण के कारण कृत्रिम है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पूर्वी तट पर जितने भी पतन हैं उनका वो सारे के सारे कृत्रिम हैं, प्राकृतिक। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो कटाफटा होने के कारण पतन प्राकृतिक हैं, इसमें कृत्रिम है। कृत्रिम यानी हमारे बनाए हुए हैं। और यहाँ पे तो क्योंकि उनको व्यवस्था मिल रही है ऑलरेडी, तो इसलिए वो प्राकृतिक हो जाते हैं। पूर्वी मैदान पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसमें जनसंख्या घनत्व कम है। पूर्वी तटीय मैदान ढलान कम है इसलिए नदियों का प्रवाह धीमा रहता है, ढलान अधिक है इसलिए नदियों का प्रवाह तेज रहता है। फिर हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह। भारत में कुल 250 द्वीप पाए जाते हैं महत्वपूर्ण, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी और 43 अरब सागर में मिलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी का सर्वप्रमुख द्वीप समूह है जो विवर्तनिक या ज्वालामुखी क्रियाओं से बने हैं। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 750 मीटर तक पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप इसी प्रक्रिया से बने हैं, जबकि अरब सागर के द्वीप परवाल या मूंगे की चट्टानों से निर्मित हैं, जैसे लक्षद्वीप है। इन द्वीपों में से कुछ द्वीप तट के निकट पाए जाते हैं जबकि कुछ तट से काफी दूर पाए जाते हैं। जो निकट होते हैं यानी 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं उन्हें हम निकटवर्ती द्वीप की श्रेणी में रखते हैं, और उसके अधिक दूरी पे हैं उनको हम अधिक दूरी पर स्थित को सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में रखते हैं। सबसे पहले अरब सागर के जो द्वीप हैं, ये द्वीप कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैले हुए हैं। अरब सागर में कुल 43 द्वीप हैं जिनमें से 10 पर मानव निवास पाया जाता है। निकटवर्ती कौन कौन से हैं? काठियावाड़ के पूर्वी और दक्षिणी तट के निकट कई चट्टानी द्वीप मिलते हैं। चट्टानी द्वीपों के अतिरिक्त बालू मिट्टी या कांप मिट्टी से निर्मित कुछ द्वीप भी मिलते हैं। काठियावाड़ के पूर्व खंबात की खाड़ी में पीरम और भौंसला द्वीप स्थित हैं। खंबात की खाड़ी में ही गुजरात तट के दक्षिण में कांप निर्मित द्वीप दीव द्वीप दमन और दीव है, तो दीव जो द्वीप है वो अवस्थित है जो 12 किलोमीटर लंबा है। कच्छ की खाड़ी में बेट द्वारका, नोरा, वेदा, पितर्ण, कालूहार द्वीप मिलते हैं। ये सभी कांप निर्मित द्वीप हैं। नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर एलियाबेट काफी महत्वपूर्ण है, एलियाबेट द्वीप, खड़ियाबेट द्वीप स्थित हैं। ये भी बालू मिट्टी या कांप निर्मित द्वीप हैं।
मुंबई के निकट हैंड्रे और कैनरे तथा मुंबई और मुख्य भूमि के बीच बूचर द्वीप, एलिफेंटा, क्रंजा और क्रॉस द्वीप स्थित हैं। एलिफेंटा और रत्नागिरी के बीच द्वीपों का अभाव पाया जाता है, वहां ज्यादा द्वीप नहीं है। मैंगलोर तट के पास भटकल, पिजनकॉक और सेंट मैरी द्वीप स्थित हैं। यलवान बंदरगाह के पास 12 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से एक 14 वर्ग किलोमीटर के आकार का है। यानी ये सारे के सारे छोटे और निकटवर्ती द्वीप हैं। सुदूरवर्ती द्वीप जो है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो है वो सुदूरवर्ती है। ये कई द्वीपों का समूह है, जिसमें लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप प्रमुख हैं। लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप। यह द्वीप समूह है भारत के पश्चिमी तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 71 डिग्री 40 मिनट से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। इस द्वीप समूह का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कावरती यहाँ की राजधानी है। अमीन द्वीप इनमें सबसे छोटा द्वीप है और मिनिकॉय जो है वो इनमें सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिण में जो स्थित है वो है मिनिकॉय। ये सभी द्वीप परवाल निर्मित हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि इनका निर्माण परवालों से हुआ है, ना कि विवर्तनिक घटनाओं से। यहाँ नारियल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये लक्षद्वीप को यदि आप देखेंगे तो ये इसकी राजधानी है कावरती। ये सुहेली रीफ, ये कई नाम हैं, एंड्रोइड, अमिनी, अमिनदीवी आइलैंड्स। और ये 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल यानी यहाँ से 9 डिग्री अक्षांश जो है वो गुजरता है, इसलिए इसको 9 डिग्री चैनल कहा है। और इसके दक्षिण में है, यह है मिनिकॉय आइलैंड, जो सबसे दक्षिण में स्थित है। मिनिकॉय जो आइलैंड है वो 8 डिग्री और 9 डिग्री के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार से इधर आप देखेंगे तो यह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यानी 2 द्वीपों का समूह है, एक अंडमान और एक निकोबार। तो आप देखेंगे तो ये ऊपर उत्तरी जो भाग है ये अंडमान समूह है। ये देखिए, ये जो भाग है ये निकोबार का भाग है। अंडमान जो है उसके 4 भाग हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ये 4 मुख्य द्वीप समूह हैं अंडमान में। उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, ये मध्य है, और ये लिटिल अंडमान। जो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ये देखिए आप, महत्वपूर्ण बात है डंकन पास। ये जो है, जो लाइन मैं खींच रहा हूं, ये है डंकन पास। ये किस किस के मध्य है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। उसे हम कह रहे हैं डंकन पास। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि डंकन पास कहाँ स्थित है। तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार से इसके दक्षिण उत्तर में आप जाएंगे तो कोको द्वीप समूह जो म्यांमार का है वो स्थित है। यहीं पे ज्वालामुखी, एक नारकोंडम, एक बैरन ज्वालामुखी का नाम सुना है, वो भी यहाँ स्थित है। नारकोंडम एंड बैरन। बैरन है वो तो बिल्कुल एक्टिव ज्वालामुखी है, महत्वपूर्ण एशिया का एक्टिव ज्वालामुखी है, उसमें गिनती की जाती है इसकी। फिर जो अंडमान वाला समूह है वो निकोबार समूह से किससे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल से। ये देखिए 10 डिग्री चैनल, इससे ये अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। फिर आता है कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिण में क्या है? ग्रेट निकोबार। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो कहाँ स्थित है इंदिरा पॉइंट? ग्रेट निकोबार। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको हम विस्तार से देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को निकटवर्ती और सुदूरवर्ती में बांटा जाता है। तटवर्ती कौन से होंगे? यानी निकटवर्ती। बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक तटवर्ती द्वीप गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी का जमाव होने से कई द्वीपों का निर्माण हुआ है। हुगली के सामने 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप अवस्थित है, जिसे गंगा सागर नाम से जाना जाता है। दक्षिणी 24 परगना के कटे फटे तट के सामने महाद्वीपीय मगन तट पर फैले कई द्वीप पाए जाते हैं। न्यू मूर भी ऐसा ही एक द्वीप है। न्यू मूर। महानदी और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं।
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में ऐसे द्वीप नहीं दिखाई देते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप प्रमुख है। यह आदम के पुल के नाम से प्रसिद्ध संरचना का ही एक अंश है। यह चट्टानी धरातल वाला द्वीप है जो रामनाथपुरम जिले के अंतर्गत आता है। पंबन और रामनाथपुरम के बीच एक पुल बना हुआ है जो दोनों को जोड़ता है। धनुषकोटी से दक्षिण की ओर मन्नार की खाड़ी में 10 द्वीप पाए जाते हैं जो तट से औसतन 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हैं। ये संकरे और नीचे धरातल वाले द्वीप हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकेट झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप भी है जो महत्वपूर्ण है। यह 50 किलोमीटर लंबा है। तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हेयर द्वीप एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। क्या नाम है? हेयर। फिर सुदूरवर्ती द्वीप में अंडमान आ जाता है। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ये द्वीप समूह 6 डिग्री 30 मिनट से 13 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री 10 मिनट से 94 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से पृथक करते हैं। मैंने जैसा अभी बताया 10 डिग्री चैनल। भारतीय मुख्य भूमि अर्थात बंगाल की खाड़ी के शीर्ष से अंडमान द्वीप समूह की न्यूनतम दूरी 2000 किलोमीटर में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। 2 ग्रुप हैं इनके, एक अंडमान द्वीप समूह का, एक निकोबार द्वीप समूह। उत्तर से दक्षिण तक लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं और इसके अंतर्गत उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान मुख्य द्वीप हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पर मध्य ऊंचाई की श्रेणियां और संकड़ी पहाड़ियां पाई जाती हैं, घाटियां पाई जाती हैं, सॉरी। मध्य और दक्षिणी अंडमान का धरातल अपेक्षाकृत समतल है, केवल किनारों पर कुछ ऊंचा है। इन द्वीपों का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक ऊंचा है। इन द्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाल निर्मित चट्टानें मिलती हैं जो तट से 32 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। अंडमान द्वीप समूह 8300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इनके किनारे काफी कटे फटे हैं। फिर निकोबार अंडमान द्वीप समूह के लघु अंडमान से यानी लिटिल अंडमान से 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। इस द्वीप समूह में 19 द्वीप पाए जाते हैं जिनमें 11 पर मानव बसाव मिलता है। उत्तरी भाग कार निकोबार कहलाता है जो 168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार कहलाता है जो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कार निकोबार के दक्षिण में तिलांचोंग, तनुमता, टेरेसा, कमोरता, कचाल, नानकरोड़ी और ट्रिंकेट द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों के दक्षिण और ग्रेट निकोबार के उत्तर में छोटा निकोबार द्वीप अवस्थित है। सोमबरेरो चैनल छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। ग्रेट निकोबार इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 862 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्र में निमग्न उस पर्वत श्रेणी की ऊपर उठी हुई चोटियां हैं जो कभी अराकन योमा पहाड़ियों को सुमात्रा द्वीप की मध्यवर्ती श्रेणियों से मिलाती थी। इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में बैरन और नारकोंडम नामक 2 ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। 1991 में 10 अप्रैल को बैरन द्वीप पर लगभग 200 वर्षों के बाद ज्वालामुखी से लावा का उद्गार हुआ था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु पूरे वर्ष गर्म उष्णकटिबंधीय प्रकार की रहती है। साथ ही यहाँ 2 मानसून क्रम पाए जाते हैं जो मध्य मई से मध्य सितंबर और नवंबर से मध्य दिसंबर तक चलते हैं, यानी लौटता हुआ मानसून भी इधर से गुजरता है। इस दौरान यहाँ भारी वर्षा होती है। यहाँ का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन सागरीय हवाओं के कारण यह नियंत्रण में रहता है। यहाँ घने वन भी पाए जाते हैं। तटों पर समुद्री जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों की 242 प्रजातियों की खोज हो चुकी है। इस द्वीप समूह की मुख्य फसल चावल है। नारियल और सुपारी यहाँ की नकदी फसलें हैं। अनानास, केला, पपीता और आम जैसे उष्णकटिबंधीय फलों की भी यहाँ खेती की जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान निवासी बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और भारत से आकर बसे हुए लोग हैं। ओंग, जरावा, सेंटनिलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बची हुई मूल जनजातियां हैं। दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार में स्थित वांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ जाइंट रोबर केकड़ा, जाइंट रोबर क्रेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
यह केकड़ा न केवल नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है बल्कि अपने शक्तिशाली पंजों से इसके फल को तोड़कर इसका फल भी खा जाता है। अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के मुख्य डिफरेंसेस आप देख लें। अंडमान निकोबार पूर्वांचल हिमालय की श्रेणियों जैसे पटकोई, नागा, लुशे एवं वर्मा की अराकनयोमा श्रेणियों का दक्षिणी विस्तार है, जो कम ऊंचा होने के कारण द्वीप रूप में समुद्र तल से ऊपर निकला। इसी कारण से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इसके विपरीत लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर के अरब सागर में स्थित महासागरीय कटक के उत्तरी भाग पर स्थित है। यह मुख्यतः परवालों से निर्मित है। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी चट्टानें भी मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ होलोसीन काल में बैन तथा बैरन, ये बैरन है, तथा नारकोंडम ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। बैरन ज्वालामुखी का उद्गार 1991 में भी हुआ। बैरन तथा नारकोंडम में केंद्रीय ज्वालामुखी के उद्गार का कारण इनका भारतीय प्लेट के पूर्वी कगार के सहारे स्थित होना है। इसके विपरीत लक्षद्वीप यहाँ ज्वालामुखी से निकली चट्टानों का अभाव है, क्योंकि ये प्लेट के किनारे पर नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समीपवर्ती भाग में उथले समुद्रों में गर्म और स्वच्छ जल होने के कारण परवाल निक्षेप कहीं कहीं पाए जाते हैं। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप परवाल के बने हैं, जिसमें विभिन्न परवाल भित्तियां जैसे चेरबनियानी भित्ति तथा बैरमगोर भित्ति विशेष महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनका एक रिवीजन मात्र एक देखते हैं हम। भारतीय महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई किस तट पर अधिक है? भारतीय महाद्वीपीय मगन तट की बात कर रहे हैं, ये मैदान की बात नहीं कर रहा है। तो पश्चिमी तट पर। किस तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है? कोरोमंडल तट पर, पूर्व की तरफ है जो। न्यूमूर, गंगासागर, श्रीहरिकोटा, पंबन व बैरन द्वीप कहां पर स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में। गांधेर, एलिफेंटा, मिनिको एवं विलिंगटन द्वीप कहां स्थित हैं? अरब सागर में। कनारी तट का विस्तार कहां से कहां है? हमने पढ़ा था कनारी या कर्नाटक तट, गोवा से मैंगलोर। मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? केरल में। भारत के किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपाधि दी गई है? पश्चिमी तट को। और पूर्वी तट को किसकी उपाधि मिली है? प्रशांत महासागरीय तट। एशिया का प्रथम समुद्री जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। कोरोमंडल तट किस राज्य में विस्तृत है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु। चिल्का लैगून झील किस तटीय मैदान में स्थित है? उत्कल मैदान में है। पुलिकट झील किस तट पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। भारत का कौन सा तटीय मैदान दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है? पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि जाता हुआ मानसून भी और लौटता हुआ भी यहाँ वर्षा करता है। भारत के किस तट के पतन प्राकृतिक हैं? पश्चिमी तट के। क्यों? क्योंकि वो कटा फटा है, इसलिए आसानी से जहाज आ और जा सकते हैं। दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। किस झील के मध्य श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि के बिंदु हैं जिन्हें याद रखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए इनका। और ये हमने आज बात भारत के भौतिक विभागों की यहीं समाप्त करते हैं। पिछले 4 वीडियोस में मैंने पूरे भौतिक विभागों को विस्तार से समझाया है। आप उन्हें देखें और लिखने की कोशिश करें। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी अलग से बताया गया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आशा है कि आप अपने भारत के भूगोल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। धन्यवाद।